नमस्कार. इंद्रधनुष्याच्या भागात आपलं हार्दिक स्वागत. आज आपल्या भेटीला रोहतक हरियाणा प्रांतातलं महर्षी दयानंद विद्यापीठातील चीफ प्रोफेसर डॉक्टर रवी प्रकाश आर्य हे येत आहेत. हे व्यक्ती एका माणसामध्ये काय काय असावं याचं अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. शैक्षणिक एकूण व्यवस्था पूर्वी आपल्या देशात कशी होती इथपासून आत्ताच्या व्यवस्थेपर्यंत या विषयातला अतिशय गाढा अभ्यास. त्यांचे इतिहासावरती देखील पुस्तकं आहेत, प्रचंड अभ्यास आहे. 101 पुस्तकं विविध विषयावरती त्यांची प्रकाशित आहेत आणि जगातल्या 50 देशात त्यांची व्याख्यानं झालेली आहेत. लातूरला जो सोमयाग यज्ञ झाला त्या यज्ञाचा अभ्यास करण्यासाठी म्हणून ते 6 दिवस लातूरमध्ये होते आणि त्यामुळेच त्यांच्या मुलाखतीचा योग आला. प्रत्यक्ष आपण थेट त्यांच्याशी चर्चा करून विविध विषयावरती त्यांचे मते आपण जाणून घेऊया. सर नमस्ते जी. मैंने आपके परिचय में बोल दिया कि आपके 100 पुस्तक पब्लिश हो गए हैं जी जी, और आप 51 देश में आपके व्याख्यान भी हो चुके हैं जी जी. तो सब्जेक्ट तो आपके बहुत है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए शिक्षा क्षेत्र शुरू में लेते हैं जी जी. कि पुरानी स्थिति जब मेकाले हमारे देश में आए थे 1835 में, जी जी. उस वक्त हाँ. अपने देश की शिक्षा की स्थिति क्या थी? क्या थी जी. देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनका एक तरीका था. वो तरीका क्या था कि वो किसी भी चीज़ में जब काम करना चाहते थे, कोई कानून नियम बनाते तो एक सर्वे कराते थे पूरे भारत में कि अच्छा. क्या वर्तमान स्थिति है. तो ऐसे ही मैकॉले ने भी सर्वे कराया भारत में शिक्षा का. अच्छा. और उसमें मुख्य 4 प्रांत थे. इधर दक्षिण का मद्रास था, पंजाब था, आपका ये कलकत्ता वाला था, तो और ये मध्य भाग था, और उत्तर का ये उत्तर प्रांत था. तो इन सब में सर्वे हुआ एजुकेशन के लिए. तो उसमें कुछ सर्वेयर बड़े मुख्य थे. उसमें विलियम एडम्स का नाम आता है, एक लुडलो कैशल का नाम आता है. अच्छा. तो सब सर्वेयर ने जो रिपोर्ट दी ये बताया कि इस भारत में इस समय करीब 6-7 लाख गांव हैं. अच्छा. और हर गांव में एक या एक से ज़्यादा स्कूल हैं. अच्छा. और हम सोच सकते हैं कि आज की जनसंख्या, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी जनसंख्या 40 करोड़ के करीब रही. तो 1835 में हमारी जो जनसंख्या थी, अगर हम 20 करोड़ भी मान के चलें तो हम कह सकते हैं कि हर 200 व्यक्ति के पीछे एक स्कूल रहा. अरे. और इससे बड़ी तो एजुकेशन की व्यवस्था हो नहीं सकती. और ये भी कहा कि मतलब जो हमारे गुरुकुल थे उनको वो स्कूल बोलता है. अच्छा. और हायर एजुकेशन के भी इंस्टीट्यूट थे जहाँ पर ज़्यादा गहन और गंभीर शिक्षाएं होती थी. तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन भी हमारे देश में 15,000 के करीब थे. और वो ये भी बताते हैं सर्वेयर कि इस देश में 2 प्रकार का एजुकेशन है. एक को तो ये शिक्षा बोलते हैं और एक को ये विद्या बोलते हैं. अच्छा. हाँ हाँ. तो वो कहता है कि जो शिक्षा है उसमें केवल वही विषय पढ़ाए जाते हैं जो आजीविका से संबंधित हैं. अच्छा. जैसे आपका टेक्नोलॉजी है, मेटलर्जी है, आपका सर्जरी है, अच्छा. मेडिकल का है. तो जिससे व्यक्ति भोजन कमाता है, पैसा कमा सकता है, अर्थोपार्जन कर सकता है, वो तो इस देश में शिक्षा की व्यवस्था है. और कहता है इस देश में एक दूसरी और एजुकेशन है, वो उसको विद्या बोलते हैं. विद्या का मतलब है स्पिरिचुअल एजुकेशन, शास्त्रों की एजुकेशन, आत्मिक विकास. वस्तुतः हमारे देश में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था. जैसे मनुष्य शरीर है वो 3 चीज़ों का मेल है. उसमें एक बॉडी है, शरीर है, उसमें एक मन है और एक आत्मा है. बराबर. तो हमारे ऋषियों ने कहा कि देखो, जब 3 चीज़ें हैं तो तीनों की शिक्षा होनी चाहिए और तीनों का भोजन भी होना चाहिए, है ना. तो शरीर की भी शिक्षा है,
मन की भी शिक्षा होनी चाहिए और आत्मा की भी शिक्षा होनी चाहिए। उसमें क्या क्या डिफरेंस था? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो जो शरीर की शिक्षा थी उसमें तो ये सारा टेक्नोलॉजिकल जो हमारा एजुकेशन था, जो आज वर्तमान में प्रचलित है। अच्छा। सब कहते हैं ना रोजगारोन्मुख, वो जो तथाकथित रोजगारोन्मुख शिक्षा थी उसको हमने शिक्षा कहा। और वो शरीर की शिक्षा थी, क्योंकि उससे पेट भरते, शरीर का ध्यान रखते, बस यही उसका उद्देश्य था। दूसरा जो था मन की शिक्षा थी और आत्मा की शिक्षा थी, उसको विद्या के द्वारा निर्धारित किया गया। और मनु ने कहा है बहुत सुंदर, कहता है अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति सत्येन मनः शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या सत्य से तो मन, अच्छी भावना रखने से और सत्य बोलने से मन की शुद्धि होती है। और जैसे जल से नहाने से शरीर की शुद्धि होती है। कहता विद्या और तप मतलब योग के द्वारा, योग के माध्यम से प्राणियों का जो आत्मा है वो शुद्ध होता है। इसलिए वो जो विद्या की शिक्षा थी वो आत्मा और मन की शुद्धि के लिए हमने दी, ताकि लोगों का चारित्रिक विकास हो, उनका धार्मिक विकास हो। यहाँ पर धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं था हमारे यहाँ, धर्म का अर्थ था मॉरल, नैतिक मूल्य, विद्या, उनका जो अच्छा चरित्र है उसकी शिक्षा की हमने बात की, हमारे ऋषियों ने बात की। तो वो सारा एजुकेशन दिया गया। तो उस विद्या, ऐसा नहीं था कि हमने शिक्षा को महत्व नहीं दिया, हर व्यक्ति शिक्षा भी लेता था, परंतु विद्या को महत्व दिया गया, क्योंकि जो मनुष्य निर्माण है वो विद्या के बिना संभव नहीं है। अच्छे संस्कार, मोरल, नैतिक मूल्य, आज हम देखते हैं पूरे समाज में मूल्यों का ह्रास हो रहा है, कोई मानवीय मूल्य नहीं है। एक आदमी तड़प रहा है, दूसरा उसकी सहायता नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति किसी के दुख से, किसी की पीड़ा से पैसा कमाना चाहता है, उसका फायदा हमने इसमें देखा, कोरोना में देखा। तो लोगों ने महंगी से महंगी चीजें बेची और खराब से खराब चीजें बेची, मतलब नैतिकता दिखाई नहीं दे रही थी। ये देश जो कि परोपकार की बात करता था, हमारा तो एक सिंपल सिद्धांत था ना कि लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव। बुद्धिस्ट कहते थे लिव एंड लेट लिव। आधुनिक विज्ञान कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्ट्रगल है, जो ताकतवर है वो जीतेगा, मतलब जंगली राज है। जहां पर कोई नैतिकता न हो, कोई नियम न हो, कोई मूल्य न हो, उसको बोलते हैं जंगल राज। जंगल राज है, जंगल में जिसकी ताकत है वो जीतेगा, दूसरा मर जाएगा। तो ये जो आधुनिक विज्ञान जिस जंगल राज की बात की, फिर बुद्ध ने थोड़ा सा उसको सभ्य समाज की बात की कि लिव एंड लेट लिव, आप भी जिए और भाई दूसरों को भी जीने दीजिए। परंतु भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में कहा नो, लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव। जो जी नहीं सकता उसकी सहायता करें जीने में। तो वो जो संस्कृति थी, वो जो मूल्य है, वो शिक्षा से नहीं आ सकता था, हमारे ऋषियों को विद्या से, इसलिए विद्या से आया। और बार बार विद्या में अंतर कहा, वो बार बार बोलते थे विद्या अविद्या। लोग अविद्या का अर्थ समझते हैं कि इग्नोरेंस। नो, जो मैटर की शिक्षा है, जो मटेरियल, जो टेक्नोलॉजी की शिक्षा थी, उसको हमने अविद्या कहा। और जो स्पिरिचुअलिटी, जो चरित्र की, जो आत्मिक विकास की जो शिक्षा थी, उसको हमने विद्या कहा। देखो, अभी मेकाले आने के बाद 1835 से अभी 2022 तक जो शिक्षा में बदलाव आए, अभी नई शिक्षा नीति आ रही है। आपने जो बोल दिया कि लोग कोरोना में एक दूसरे को सहायता नहीं कर रहे हैं, इतना जो रास हो गए। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इससे कुछ बदलाव आएगा क्या? आपको लगता है कि शिक्षा और विद्या दोनों एक साथ आ जाएंगे आगे? जी बिल्कुल। वो मैं थोड़ा सा मैकाले के संदर्भ में और बता दूं कि जब मैकाले ने ये सब सर्वे कराया, तो यहाँ पर हमें बताया गया, उसको रिपोर्ट में लिखा गया कि इस देश में 50 विषय पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग विषयों पे। शिक्षा और विद्या से संबंधित 50 विषय पढ़ाए जाते हैं। उस टाइम इंग्लैंड में 3, और उस समय इंग्लैंड में स्थिति ये थी कि केवल 3 विषय पढ़ाए जाते थे, चौथा विषय उन्हें ज्ञात नहीं था। और वो 3 विषय भी जो अरिस्टोक्रेट थे, जो संभ्रांत परिवारों के लोग थे, उनके ही बच्चे पढ़ते थे। सबके लिए शिक्षा सुलभ नहीं थी।
और वो 3 विषय जो थे उसमें एक लॉजिक था, एक थियोलॉजी के नाम से बाइबल, और एक ग्रामर, क्योंकि भाषा को पढ़ना, वो 3 विषय जानते थे। और वो शिक्षा जो थी हर व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं थी। और हमारे देश में हर गांव में 1 से ज़्यादा स्कूल, और कहते थे कि 95% लोग पढ़े लिखे हैं, महिलाएं भी पढ़ती थी, शूद्र भी पढ़ते थे। और जो ये नारा दिया गया बीच में कि स्त्री शूद्र नाधीयताम, ये अंग्रेजों की एक साजिश थी। अच्छा। उनकी रिपोर्ट थी, अब सब पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भाई उनको पढ़ने का अधिकार। देखिए, किसी को शिक्षा कर रहा था, कोई विद्या प्राप्त कर रहा था। आज भी सब, आज तो हम सारे शिक्षा में लगे हैं, विद्या तो कोई प्राप्त नहीं करा। तो जो शिक्षा प्राप्त करते थे केवल, उनको हमने शूद्र कहा, और जो विद्या भी प्राप्त करता था उसको हमने ब्राह्मण कहा। तो उस परिभाषा में तो आज तो सब शूद्र हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उस समय सब लोग पढ़े लिखे थे, और जो शिक्षा थी वो सोशल सब्जेक्ट था, स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। समाज के लोग दान चंदा करके लोगों को गुरुकुलों में देते थे। और देखिए, लोअर लेवल पे गुरुकुल था, फिर हायर लेवल पे आश्रम था, और जो हाईएस्ट लेवल था वो तपोवन थे। अच्छा। वहाँ पर तो कुछ ही लोग जाते थे जो साधना और उसका स्तर था। ये हमारी शिक्षा का मानदंड था। सामान्य गुरुकुलों में जो हर गांव में सुलभ थे, गुरुकुल था। फिर आश्रम, गुरुकुलों से बाहर कुछ कुछ स्थानों पे लोकेटेड थे हायर एजुकेशन। फिर उसके बाद तपोवन, एडवांस विद्या की शिक्षा, क्योंकि आश्रम तक और गुरुकुल तक शिक्षा पूरी हो जाती थी। फिर जो विद्या का जो अंतिम अध्ययन था तपोवन, वो तपोवन था। ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था थी। और क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, तो राजा रक्षण तो करता था, परंतु उसकी हैसियत नहीं थी कि राजा शाही लिबास में और उससे कहीं गुरुकुल में प्रवेश करे। ये सिद्धांत था कि विनीत वेशेण प्रवेश्यानि तपोवना। जब राजा तपोवन में जाता था, आचार्य के पास जाता, तो सिंपल वेश में अपना सब पैराफेरनालिया, सब अपने रथ, घोड़े, गाड़ियाँ, सैनिकों को बाहर, और सिंपल वेश में जाता था। तो ये सिद्धांत था। वहाँ क्या था कि भेदभाव नहीं था, एक गरीब है, एक अमीर है। गरीब और अमीर, सुदामा और कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। सुदामा को ये फील नहीं होता था कि ये कृष्ण है, राजा का पुत्र है, सब एक जैसा। तो हमारी शिक्षा में अब भारी डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे पब्लिक स्कूल हैं जिनकी लाख लाख रुपए फीस है। रईस लोगों के लोग, बड़े संभ्रांत लोगों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। एक जगह गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि पैसे में शिक्षा मिलती है। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन, इवन की जो स्कूली एजुकेशन है, 12वीं तक तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए ना। हर व्यक्ति बेचारा लिटरेट तो हो, और उसमें भी आप इतनी फीस लगाते हैं। तो वो जो प्राचीन सिद्धांत है, देखिए, वो तो है नहीं। सही है। और अब जो आधुनिक शिक्षा की बात थी, जो चल के आई, क्योंकि सरकार हर शिक्षा नीति जो आती रही, चाहे कोठारी का था और था, उसमें शब्द तो डाले गए, परंतु कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बात यह है, सब जानते हैं कि ये होना चाहिए। प्रश्न ये है कि क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो जब जमीन पे जब तक वस्तु नहीं आएगी, तब तक सब नीतियों का कोई फायदा नहीं है। अब रही आधुनिक जो शिक्षा नीति, हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, हाँ जी, बोलाचीच कडी, बोलाचाच भात, खाऊनिया तृप्त कोण झाला। तो सब बातें बोलने की होती है, कृति में नहीं आता है। राइट, बिल्कुल। तो आधुनिक अब जो इस वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, देखिए, उसमें कुछ चीज़ें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता था, और प्राचीन काल में भी, शास्त्रीय या कोई भी शिक्षा सबके लिए ओपन थी। अभी क्या है ना कि क्लासिफिकेशन कर दिया है। जैसे आर्ट्स है, आप कहेंगे आर्ट्स का विद्यार्थी कॉमर्स नहीं पढ़ेगा, कॉमर्स का विद्यार्थी आर्ट्स नहीं पढ़ेगा, साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स नहीं पढ़ेगा, आर्ट्स का साइंस नहीं पढ़ेगा। देखिए, मैं एक बात कहता था कि ओपन होना चाहिए। मैं संस्कृत भी पढ़ूं, मैं फिजिक्स भी पढ़ूं। देखिए, आप हम बीए की डिग्री देते हैं। बीए की डिग्री आपने मानदंड कर दिया 3 सब्जेक्टों में। ये है, एक कंपलसरी, दो कंपलसरी, 2 आपके ऑप्शनल है। वो आपने बीए डिग्री बना दिया। बीए की डिग्री, सब्जेक्ट में बीए की डिग्री होनी चाहिए। अब ये फिजिक्स में बीए है, ये सोशियोलॉजी में बीए है, ये संस्कृत में बीए है, ये फिजिक्स में
मास्टर्स है, ये संस्कृत में मास्टर्स है, ये तो मेरे को आज भी पसंद नहीं आता, चाहे कोई भी सरकार हो। बराबर है। विषय में आप डिग्री दें, हाँ जब आपको जॉब मिलेगा लोग कहेंगे जी फिर जॉब में प्रॉब्लम आएगी। नहीं, जॉब वाला कहेगा मैं तो भाई 3 विषयों में जिसके पास बैचलर डिग्री है ये जॉब उसके लिए, तो 3 विषय वाला आएगा, लोग ज़्यादा विषय करें। उससे क्या होगा, जो आपकी रुचि है आप उसमें डिग्री करेंगे। मैं स्वयं कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आर्ट्स में ये है कि वो एक ग्रुप बना देते हैं, अब ये विषय ले सकते हैं आप इस विषय के साथ, तो इसका मतलब आप बच्चे को फोर्स कर रहे हैं, जो वो नहीं पढ़ना चाहता आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये फोर्स शिक्षा जो ओपन है, और जो बच्चा चाहता है, देखिए क्रिएटिविटी जब आएगी, जो आपका मन चाहता है ना आप वो पढ़ें। तो आधुनिक इस शिक्षा में कुछ चीज़ें अच्छी आई हैं, जैसे कुछ जो मॉड्यूल्स हैं, कुछ क्रेडिट वैल्यू एजुकेशन उसमें डाला गया है, कौशल के कुछ पाठ्यक्रम उसमें बनाए गए हैं, और जो उसमें आपकी एक लिबरल एजुकेशन भी आया है, जैसे आप एक सब्जेक्ट कोई भी चुन सकते हैं, ये लिबर्टी आई है। परंतु जैसे फ्रीडम आई है, लिबर्टी ये लिमिटेड है, मैं ये मानता हूँ, पूरा लिबरल होना चाहिए, पूरा लिबरल। जिस तरह हमारे व्यापारी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने पूरे रूल्स को लिबरलाइजेशन करा दिया ना वहाँ, क्योंकि उनकी ताकत है, लिबरलाइजेशन हुआ। ऐसे ही शिक्षा में पूरा लिबरलाइजेशन होना चाहिए। कंपलसरी क्या हो कि नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्य, जो विद्या है, विद्या का भाग तो कंपलसरी होगा, वो पढ़े, और शिक्षा ऐच्छिक चाहिए। हाँ, वो ऐच्छिक, कोई कुछ पढ़े, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़े, संस्कृत के साथ फिजिक्स पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, क्योंकि एक यास्क हैं, बहुत बड़े वैदिक विद्वान हैं, उन्होंने निरुक्त लिखा है, और एक बात कहते हैं, वो कहता है भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, जिसको अनेक शास्त्रों का ज्ञान है, अनेक डिसिप्लिन्स का ज्ञान है, वो व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, उसका जो माइंड सेट है ना वो बदल जाता है। तो आपको विद्यार्थी को पूरी फ्रीडम देनी है कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, वो पढ़े। तो अब एक और है, इस शिक्षा में एक अच्छी बात ये भी की है, जैसे आप बीए करेंगे 3 साल का, एक 4th ईयर बीए भी है, आप उसमें ऑनर्स करेंगे, ठीक, उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और हर जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा मिल जाएगा, 3rd ईयर में डिग्री मिल जाएगी, और फिर एक 4th ईयर है, उसमें केवल वही विद्यार्थी ऑनर में जा सकते हैं जो 75% का क्रेडिट है। उससे क्या है कि 4th ईयर में जब वो ऑनर करेगा तो वो कुछ अपना डिसर्टेशन भी करेगा, और वो व्यक्ति जो 4th ईयर करेगा ना वही एमए कर सकता है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए सब कूड़ा करकट आपको एमए कराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ एक कहावत थी कि पुराने जमाने का 10वीं पास और इस जमाने का एमए पास बराबर है, तो आपको वो 10वीं पास एमए नहीं बनाना है। सही है। देखिए बीए तक जो छोटी मोटी प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो वो है उद्योग धंधे हैं, रोजगार मिल जाता है। जो हायर एजुकेशन है वो केवल रिसर्च के लिए होना चाहिए। हायर एजुकेशन का अर्थ ही शोध है। यस। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभाव रहा, यहाँ शोध कुछ नहीं हुआ। और देखिए आप वेस्ट के, अमेरिका के शोध करके वो लोग कितना आगे बढ़े हैं। तो हायर एजुकेशन कुछ उन्हीं को मिले जो उसके डिजर्विंग हैं, जो उसमें शोध कार्य कर सके, जिनके यहाँ क्रिएटिविटी डेवलप हुई है, जो ऑनर्स करके कुछ दिखा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि अभिनंदनीय है, अच्छा काम हुआ है। सर धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, फॉरवर्ड करा व सबस्क्राईब करा।